Good evening, all of you. Good evening, Amini. Good evening, Rutika. Good evening, Vedanti. Good evening, Supriya. Good evening, Pragati. Good evening, Purval. Good evening, Ishwari. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज हमारा लेक्चर 1 इकोलॉजी का इन्वायरमेंटल इशू, ये हमारा इस चैप्टर का इस क्या कह सकते हैं हम 12th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ओके, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हर साल बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी टास्क दिया है आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। गुड इवनिंग तेजस्विनी, पढ़ के आए हो बेटा ये वाला चैप्टर सभी लोग? हेलो, एनवायरमेंटल इशू वैसे पढ़ाने लायक चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि नीट के एग्जाम में हमको हेल्प मिले। चलो ग्रेट, गुड इवनिंग दिव्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और एनवायरमेंटल इशू की यदि हम बात करें, सबसे पहले लास्ट 2 पेज रह गए कल्याणी, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एटलीस्ट उतना तो पढ़े। तेजस्विनी भी नहीं पढ़ी है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बेटा ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर में हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा खींचने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज जितना रह गया है कल आगे का उसका कंप्लीट कर लेना, जितना आज मैं पढ़ाऊंगा उसको भी रिवाइज कर लेना और उसी के साथ बाकी पोर्शन भी कंप्लीट कर लेना। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू की यदि हम बात करें तो आपको मालूम है लास्ट 100 ईयर में कितने हैं, लास्ट 100 ईयर्स की हम बात करें तो लास्ट 100 ईयर में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रोथ किया है। और पॉपुलेशन जैसे रैपिडली ग्रोथ किया है तो रैपिडली ग्रोथ के साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन पीपल या पॉपुलेशन जब डेवलप होते जाएगा तो इनकी जो नीड है, इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या रहेंगी बताओ? फूड चाहिए उनको, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है एक हाई लेवल पे जाकर उनका डिमांड बढ़ जाएगा। तो अब इसके लिए हमको जो भी, हाँ, रोड हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया और वट एवर ऑल थिंग्स, तो इसके लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो है वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब हमें क्या करना है बेटा, एक तो रहने के लिए घर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दो चीज, एक तो डिफॉरेस्टेशन से हमको क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चीज, हमको क्रॉप का वहां पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ रहने के लिए घर चाहिए, वहां पे अर्बेनाइजेशन हमें करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको जो भी फूड प्रोडक्ट या डिफरेंट टाइप के कपड़ा भी हो सकता है या व्हाट एवर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हमको इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी बेटा फॉरेस्ट को कट करके वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। फाइनली ये सारी चीजें जब यहाँ पे हो जाएगी तो इसके बाद बेटा क्या होगा, जो हमने नेचर है उसके साथ हमने छेड़छाड़ कर दी है, नेचर का जो बैलेंस है उसको हमने क्या किया बेटा, डिस्टर्ब कर दिए। अब नेचर का जो बैलेंस है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिए, तो फाइनली इसकी वजह से क्रिएट होगा जो क्या कहलाएगा बेटा, पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन जो है मींस क्या कह सकते हैं बेटा, ये हमारी एयर की क्वालिटी को भी खराब कर सकता है, ये हमारी वाटर की क्वालिटी को भी खराब कर सकता है, ये हम जहाँ पर रह रहे हैं जिसपे ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं सॉइल की क्वालिटी को भी खराब कर सकता है। ठीक है, मींस किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज जो है एयर वाटर या सॉइल में यदि आके मिल जाए तो फाइनली क्या होगा बेटा, पॉल्यूशन इंप्रूव होने लगा। तो सिंपल टर्म में बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है ये हम देख सकते हैं। ठीक है, हम समझेंगे तो पॉल्यूशन देखो, एयर वाटर या फिर जितना भी गार्बेज जो यहाँ पे जमा होते जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल क्या कह सकते हैं बेटा, हमारा जो एयर वाटर
या फिर सॉइल का जो नॉर्मल क्वालिटी है उसमें एक अनडिजायरेबल चेंज किसी ना किसी पॉल्यूटेंट की वजह से, उसके मिक्स होने की वजह से वहां पे चेंज हो रहा है। तो अनडिजायरेबल चेंज उसका क्या कह सकते हैं, फिजिकल, जैसे कि वाटर का अपना खुद का एक क्वालिटी होता है, उसका एक डिफाइनेड शेप होगा, उसका एक स्पेशल केमिकल कंपोजिशन होगा, उसका अपना खुद का माइक्रोफ्लोरा होगा। तो ऑल थिंग्स, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, सारी तरह से जो एक अनडिजायरेबल चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो एयर की बात कर लो, लैंड की बात कर लो, वाटर की बात कर लो या फिर सॉइल की बात कर लो। तो इस टर्म को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, पॉल्यूशन। ओके, तो पॉल्यूशन जिसकी वजह से होता है, मीन्स एक ऐसा एजेंट जो पॉल्यूशन कॉज कर सकता है, वो क्या कहलाता है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। ओके, और ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज हुआ बेटा, एक्सप्लोजन हुआ, तो डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ा, वाटर का, हमारे को घर में एक कमरे में हमारा रहना नहीं होता, ठीक है, तो हमको क्या है, वुड चाहिए बेटा, टिम्बर चाहिए, बहुत सारे वहां पे लकड़ियां लगती है अच्छे खिड़की दरवाजे के लिए, ठीक है। फिर हमारे एक रूम में एक लाइट जलाने से काम नहीं चलता, अच्छी सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स हमें चाहिए ताकि जगह जगह पे हमको मूव करना है, तो सारी चीजें, और ये जब पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रोल जो है यही है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो एयर पॉल्यूशन करेंगे। बट देखो, अब पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ा तो हमारी गवर्नमेंट ने बेटा एक एक्ट, एक बिल पास किया। एक जो बिल पास किया वो कब, 1986 में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बेटा कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी ना, नहीं तो फिर क्या होगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बिल पास किया जिसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट की हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बेटा, 1986 में जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट या फिर एयर या वाटर का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्शन लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जो भी इन्वायरमेंट में होने वाले पॉल्यूशन है, जिसमें सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। आप देखो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज है, उससे जो धुआं निकल रहा है उसकी चिमनी से, तो ये कितना ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये स्मोक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। मीन सबसे पहले यहाँ पर हम एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है, और कुछ यहाँ पे हम लोग केस स्टडी भी हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली बेटा एयर, एयर की यदि हम बात करें तो एक प्योर एयर, प्योर एयर की हम बात करें मींस ऑक्सीजन, हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज पढ़े हुए हैं बेटा। तो ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नीड होती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन का नीड जो है बेटा, एक तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा नीड है, रेस्पिरेशन के साथ ही साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ हम कह लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है और वहां से एनर्जी निकालना है, तो उसमें ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ जो भी यील्ड जो होता है प्रोडक्ट का, वो उसमें भी बेटा ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यदि किसी भी इसमें अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, क्योंकि एक प्योर एयर जो था वो प्योर ना रह करके उसमें कुछ किसी ना किसी टाइप की इम्प्योरिटीज उसमें आके ऐड हो गई है, तो उसका केमिकल बैलेंस भी बिगड़ गया, उसका जो फिजिकल बैलेंस था वो भी बिगड़ गया, साथ ही साथ उसका जो बायोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ऑल तरीके से यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे इस प्योर एयर की क्वालिटी में, वो क्या कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन, या जो भी एजेंट है जो एयर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मींस जो एयर की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन जो है मींस पॉल्यूटेंट क्या होता है वो तो हम समझ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम सिंपल टर्म में देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपने नाम सुने होंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक पॉल्यूटेंट है, जो हमारी नेचुरल जो क्वालिटीज है, ठीक है, जो खराब कर रहा है, मींस पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन की यदि हम बात करें या एयर पॉल्यूटेंट की हम बात करें तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा क्या चीज, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है
जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, क्या चीज बेटा, एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट की जो ग्रोथ, जो यील्ड हो रही थी, तो यील्ड ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट को जितना डेवलपमेंट चाहिए, जो एयर चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से प्लांट की यील्ड पे अफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ जो डेथ होती है उसकी सेल्स की, जिसे प्री मैच्योर डेथ कहते हैं। तो प्री मैच्योर डेथ जो है ये भी जनरली यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ बेटा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, ये भी तो होगा ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ये भी तो ह्यूमन में देखने को मिलेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी डिसीज होगा, मीन्स इसके जो एयर पोल्यूटेंट है या जब पॉल्यूशन हो गया तो इसके किसी ना किसी टाइप के वहां पे हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट जो हो सकता है, ठीक है, क्या चीज, जो हार्मफुल इफेक्ट यदि हम देखें तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट की यदि हम बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है। अफेक्ट तो हमने देखे क्या है, तो हार्मफुल इफेक्ट जो है ये एक तो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट, कितना कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट का है, और साथ ही साथ कितनी देर तक के हमने उस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से निकले एक व्हीकल लेकर के, और इस सिग्नल पे जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हो, ठीक है, तो आपका साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स रहे होंगे, जब तक रेड सिग्नल है आप रुकोगे, उतने टाइम में हो सकता है कि ऑटोमोबाइल से बहुत सारा वहां पे टॉक्सिक गैसेस जो है वो निकली, और कुछ टाइम के लिए आपका एक्सपोजर हो गया। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक जो क्या कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस यदि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसके पास से कितनी सारी व्हीकल्स निकलेंगी और उसे कितनी देर तक के यहाँ रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट जो है वो उतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि कितनी देर तक के पर्सन वहां पे प्रेजेंट है। तो देखो बेटा ये पॉल्यूशंस जो आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा हावी हो सकता है, और क्या कॉजेस हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के, ये अभी हम लोग देखेंगे। बेटा क्लास में है ना, सभी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी से, यस नो में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, आपको म्यूट अनम्यूट भी दे देता हूं मैं। चलो ग्रेट, चलो देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, हम जल्दी से जल्दी इस पोर्शन को हमें कंप्लीट करना है। ओके, जहां पे प्रॉब्लम आती है आप लोगों को आप इमीडिएटली मुझसे खुद से पूछ लेंगे। ठीक है, सभी लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे चैट्स में, ठीक है, वेरी गुड ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा एयर पोल्यूशन के क्या कॉजेस होते हैं ये हम देखेंगे। तो एयर पोल्यूशन की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है, तो पहली चीज तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, जो भी एयर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर एयर की क्वालिटी को खराब कर रहा है यदि हम देखें, तो पहली चीज तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो भी पार्टिकुलेट्स है, क्या चीज, पार्टिकुलेट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पॉल्यूटेंट, या फिर हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट कह सकते हैं, कुछ गैसेस हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बेटा, स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, या फिर स्मेल्टर। आप देखना बेटा जो भी थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये जो बड़ी बड़ी चिमनी यहाँ पे जो लगी है, तो इससे जो धुआं निकल रहा है, तो इसी के साथ साथ बेटा कुछ यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इसमें मिक्स है, और ये जो पार्टिकल्स है जब यहाँ से निकला और यदि ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा और विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ यदि ह्यूमन के बॉडी में आया, तो ये ह्यूमन की बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ओके, इसी के साथ साथ स्मेल्टर्स की हम बात करें तो देखिए आपने देखे होंगे जनरली जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज होती है, या फिर जो मेटल या मेटल्स वगैरह जो होते हैं, जब उसका वहाँ पे क्या है वर्किंग होती है, तो उसमें से भी जो स्मेल्टर्स का यूज होता है, तो उससे भी जो टॉक्सिक गैसेस जो निकलती है वो भी काफी हद तक के क्या कह सकते हैं बेटा, अफेक्ट करती है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉल्यूटेंट जो ऑटोमोबाइल से निकले हुए हैं, ठीक है, जैसे कि वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गैस है जो जनरली रिलीज होती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये काफी हद तक के बहुत बड़ा एक नुकसान क्या है पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। अब कैसे कॉज हो रहा है ये तो हमें समझ में आ गया है।
तो अब देखिए बेटा, इसी के साथ साथ एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगेन हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया और अगेन एक बिल पास किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है कैसे रहना है और क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे यूज करनी है वो सारी चीजें बताया। तो सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने जो कंट्रोलिंग यहाँ पे जो की है, जिसमें से क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये याद रखना है। इनके अकॉर्डिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो पार्टिकुलेट साइज जो होता है बेटा लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, PM 2.5, ये बेटा हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ब्रीथ किए तो इसका पार्टिकुलेट साइज बहुत कम है, तो ये एयर में इस तरह से वो घूमते रहेगा। और जैसे एक पर्सन ने यदि ब्रीथ किया तो ब्रीथ करने के टाइम पे डायरेक्टली उसके बॉडी में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद उसके लंग्स एल्विलाई को ये डैमेज कर सकता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स इससे देखने को मिल सकती है। तो क्या हो रहा बेटा, पार्टिकुलेट्स की हेल्प से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होंगे, इरिटेशन होगा बेटा, हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन आएगा और प्रीमेच्योर डेथ तक के हो सकती है। ठीक है, प्लांट में हम देखें तो उसकी ग्रोथ और उसकी जो यील्ड है, प्लांट के सेल्स टिश्यू भी जो होंगे क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा, एक तो जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से भी क्या है, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मींस पॉल्यूटेंट जो है रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, एक तो स्मेल्टर्स के फॉर्म में और एक स्मोक स्टिक्स के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे जो गैस जो वहां से रिलीज हो रही है, तो ये हमारी ऑक्सीजन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस भी वहां से निकल रही है। तो कुछ गैस हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ हार्मलेस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है, जिस मेथड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किससे हमें न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है हम लोगों को किससे, जो पॉल्यूटेंट है उन्हें। तो पॉल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जिसे ESP कहते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की हेल्प से हम 99% जो है बेटा क्या चीज, पॉल्यूशन को, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने देखे कि जो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, स्मॉल मीन्स कितने, यहाँ पे मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 2.5 माइक्रोन, ठीक है, μm माइक्रोमीटर, इतना यदि पार्टिकुलेट मैटर है तो वो ESP रिमूव नहीं कर सकता। तो उसके लिए यहाँ पे हमको अगेन एक अनदर नेक्स्ट मेथड यूज करना होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्क्रबर। ठीक है, तो इसका स्क्रबर की हेल्प से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देखो एस का रिलेशन ऐसे ही याद रखना। तो इसकी हेल्प से हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर सकते हैं। आपने देखे होंगे ऑटोमोबाइल्स जो है, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे जो है एयर पॉल्यूटेड हो रही है, तो ऑटोमोबाइल्स में हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज करते हैं। क्या चीज, कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है इसका, इसकी हेल्प से भी हम लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे यहाँ पे और एक एक पार्ट को हम समझेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पे यूज करें। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे सेपरेट या फिल्टर हमें करना है पार्टिकुलेट मैटर को, जब भी हम लोग उस गैस को, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये यही देख लो, ये एक इंडस्ट्री से जो गैस रिलीज हो रही है, तो इसमें जो भी पार्टिकुलेट मैटर है यदि उसको वहां से रिमूव कर दिया गया और फिर यदि हमने उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो वो गैस वो कैसी रहेंगी बेटा, हार्मलेस गैस। एटमॉस्फेयर में छोड़ने के पहले हार्मफुल गैस को हार्मलेस गैस में कन्वर्ट करना है, मीन्स क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हमको रिमूव करना है। या तो फिल्टर कर लो या फिर सेपरेट कर लो, ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग काफी हद तक के यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं।
ओके हाँ वेरी गुड बेटा तेजस्विनी। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे उस पर भी आते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो एक ये कंसेप्ट है, कैसे काम करता है बेटा कल्याणी, वहां पे पहुंच रहे हैं हम लोग। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नेम बताया हूं। यहाँ पर काम कैसे करता है वहां पे पहुंचने वाले हम लोग। ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे देखिए, जनरली पेट्रोल और डीजल जो होता है उसमें लेड आता है। तो लेड या लीड क्या बोलते हैं इसको, तो लेड फ्री जो पेट्रोल या फिर डीजल का यूज करेंगे, क्योंकि ये बेटा क्या होता है जो हमारे ऑटोमोबाइल कंपनी जो एक इंजन जो होता है ना उसमें क्या है, एक कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज करती है। तो ये क्या करता है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, इसलिए जो भी पेट्रोल और डीजल जो यूज होता है वो लेड फ्री होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो सेफ रहे। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज करना है, बट उसके साथ कंडीशन यही है लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का यूज करें। ठीक है, ओल्ड व्हीकल जो है उसका यूज बिल्कुल भी ना करें, ओल्ड व्हीकल को। ठीक है, बिकॉज आप भी जानते हो एक व्हीकल का जो लिमिट है, जैसे हम एक कार भी परचेस करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा 15 ईयर इतना ही ड्यूरेशन होता है। इसके बाद वो कार या व्हीकल्स जो भी है वो किसी भी काम की नहीं रहती। ठीक। और जो भी पॉल्यूशन लेवल है आपने देखे होंगे, पीयूसी कंट्रोल होता है, तो जो लो सल्फर पेट्रोल या डीजल का यूज करना है। और साथ ही साथ पॉल्यूशन लेवल जो होता है नॉर्म फॉर व्हीकल्स जनरली हमको देखना है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जैसे पहले BS4 आता था, आज BS6 आ गया है। तो भारत जो 6 जो हमारी यहाँ पे सर्विस जो लॉन्च हुई है, इंजन को बहुत मॉडिफाई करके वहाँ पे सारी चीज़ें लाया है, जिससे पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग मिल रही है। और आपने देखे होंगे बीच में दिल्ली का, मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक केस स्टडी बताऊंगा कि दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ गई थी। मीन्स यदि हम वेस्ट बंगाल और गुजरात को देखें तो कंप्लीट वहाँ के जितना पॉल्यूशन है उतना अकेले एक दिल्ली में देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे बेटा हर बसों में और व्हीकल्स में CNG जो है अप्लाई किया गया था। ठीक है, जिससे पॉल्यूशन को काफी हद तक के कंट्रोल कर दिया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर की यदि हम बात करें तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है, क्या चीज, कैटालाइटिक कन्वर्टर, ध्यान से सुनना बेटा क्या बता रहा हूँ। कैटालाइटिक कन्वर्टर की हेल्प से हम काफी हद तक के, क्या चीज बेटा, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली ये कहाँ पे यूज हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है, जो व्हीकल्स जो होता है यदि हम देखें तो यहाँ पे कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज होता है। ये स्पेशली स्पेशल टाइप के मेटल से बना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, और साथ ही साथ रोडियम। ये इस तरह से कुछ मेटल से बना होता है। तो ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या चीज, जो भी हार्मफुल हाइड्रोकार्बन या फिर अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा ये, हार्मलेस में। ठीक है, हार्मलेस मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर से जो भी टॉक्सिक गैसेस जो निकल रही थी उसको ये कन्वर्ट कर देगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या अमोनिया हो गया तो सिंपल ये कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए टॉक्सिक है बट कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा यदि हम अफेक्ट देखें तो जो लेड होता है, तो हमको लेड फ्री पेट्रोल या फिर डीजल का यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये जो है इस कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है इसको ये इनहिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसे इनहिबिट कर देते हैं। ओके, तो इनहिबिट करने की वजह से फिर वो कन्वर्टर काम नहीं कर पाएगा। हाँ, इनएक्टिव हम कह सकते हैं सिंपल टर्म में। तो देखो बेटा पिक्चर्स की हेल्प से समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे कि ये आपकी एक कार है, ठीक है, एक व्हीकल है, जहां पे एक स्पेशल टाइप की डिवाइस जो है ये इस तरह से मेटल आप देख रहे हो। ठीक है, ये मेटल में क्या क्या है आपके पास, मेटल में जो है ये कैटालाइटिक कन्वर्टर कुछ मेटल्स का बना हुआ है जो रिड्यूस कर रहा है जो भी हमारे पॉइजनस गैसेस है उसके एमिशन को। तो 3 वे ऑफ कैटलिस्ट आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर, ये कुछ गैसेस है, इसको जब यहाँ से पास किया जाएगा तो ये हार्मफुल गैसेस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम से बना हुआ कैटलिस्ट है जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कन्वर्सन होता है। ठीक है,
अब जनरली मोटर व्हीकल्स जो होता है यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है उसके लिए अनलीड पेट्रोल या डीजल का यूज होना चाहिए, नहीं तो वो कन्वर्टर इनएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि बेटा कैटलिस्ट मींस हमने पढ़े एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है, पढ़े ना हम लोगों ने, तो एज इट इज सिमिलर वही है। कैटलिस्ट का काम क्या है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना, तो एज इट इज सिमिलर वही यहाँ पे प्रोसेस जो है ये अप्लाई होती है। ओके, सेकेंड थिंग, ये तो एक पार्ट हो गया, बट दिल्ली में जो केस स्टडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक छोटा सा पार्ट बताया, तो सबसे ज्यादा वहां पे सीएनजी का यूज किया गया था। तो सीएनजी के एडवांटेज भी काफी अच्छे हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक लॉन्ग पाइपलाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की एक प्रॉपर हम पाइपलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते जिससे ज्यादा से ज्यादा सीएनजी प्रोवाइड हो पाए। लेकिन फिर भी सीएनजी जो है बहुत बेटर है, सस्ती पड़ती है बेटा पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, और ये कंप्लीटली बर्न हो जाती है, मतलब किसी भी टाइप के हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं रहेंगे, तो कंप्लीट बर्न हो जाएगा। तो ये हमारे लिए किसी भी टाइप का क्या चीज ये अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, ओके, समझ गए? हाँ बेटा, ये एक नेचुरल गैस है हमारा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसका यहाँ पे यूज किया जाता है। और सीएनजी का यदि हम बात करें बेटा, तो ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग पेट्रोल और डीजल जो है एक बॉटल लेके जाएंगे और कार में से या बाइक में से निकाल के चोरी कर लेते हैं, बट सीएनजी को कोई चुरा नहीं सकता, सबसे अच्छी बात तो ये एक और ये है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसमें किसी भी टाइप की मिलावट और मिक्स नहीं मिलेगा। पेट्रोल में आप बोलते हैं ना मिलावट आ रही है जिसकी वजह से एवरेज माइलेज कम आया, ये प्रॉब्लम आया, बट सीएनजी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीएनजी का यही है कि इसकी जो पाइपलाइन हमको ले करके जो डिलीवर करना है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक पॉइंट पंप तक की, ये बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये। ओके, तो ये भी वैसे सीएनजी का भी एक यूज जो है काफी अच्छा है। फाइनली भी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी काम कैसे करता है हम ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है बेटा, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका जो यूज है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड वायर का यूज करते हैं। किसका? इलेक्ट्रोड वायर का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड वायर जो होता है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पास करता है। अब जैसे कि सपोज यहां से हम देखो डर्टी एयर यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब डर्टी एयर जब यहाँ से हम पास कर रहे हैं, तो डर्टी एयर मींस यहाँ पे किसी ना किसी टाइप के जो पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये यहाँ से जब पास होंगे तो इलेक्ट्रोड वायर ने जो इलेक्ट्रॉन पास किए हैं वो पार्टिकुलेट मैटर, जैसे पार्टिकुलेट मैटर था तो ये इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडेड में इस तरह से जा करके उसको पकड़ लेंगे। मींस वहां पे डिस्चार्ज कोरोना जो होता है, ठीक है, मतलब एक चार्ज रिलीज करते हैं जिसे डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं, वो फॉर्म कर लेंगे। ये फॉर्म होने के बाद देखो इधर आगे साइड एक प्लेट यहाँ पे बनी हुई है। देखो नाम सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे शायद फर्स्ट चैप्टर में ही आपके 12th में। ओके, पढ़े हो ना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब प्रेसिपिटेटर मतलब इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिए, रोक दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको, ये जो प्लेट है, प्रेसिपिटेट मतलब ये प्लेट उसको पकड़ लेंगी। ठीक है, तो ये प्लेट क्या कर रही है, उसको ग्राउंडेड प्लेट जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ईएसपी जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे जो है बेटा नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव चार्ज आप जो देख रहे हो, इस चार्ज का यहाँ पे इफेक्ट होता है। ये एनिमेशन की हेल्प से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। ध्यान से देखो, मैं ये वाला पार्ट पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ से, फिर आपको समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर साइड से सबसे पहले डर्टी एयर आएंगी, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ये पास हो रहे हैं जिससे कोरोना फॉर्म हो रहा है डर्ट पार्टिकल पे और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाता है। और इस तरह से बेटा क्या है, वो चार्ज पार्टिकल जो आगे पास नहीं होता, मीन्स आगे जो पास होंगी वो एक प्यूरिफाई एयर या क्लीन एयर ही वहां से आगे पास होती है। तो एक छोटे से एनिमेशन की हेल्प से बेटा आपको काफी अच्छे से ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ईएसपी में प्रॉब्लम आता है क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत कंफ्यूजन दिया है। मैंने आपको एक सिंपल वे से यहाँ पे ये एनिमेशन जो है आप लोगों को समझाया हूँ। छोटा सा एक एनिमेशन है जो काफी हेल्पफुल है। हेलो बेटा, समझ में आ गया ना? हेलो, आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। हाँ बेटा, यस सर। चलो वेरी गुड, ग्रेट। तो अब यहाँ पे थ्योरी समझ लेते क्या बोल रहा है हमारा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम जाए तो पहली चीज तो देखो, एक डिवाइस
जो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है उसको रिमूव कर रहा है, जिसे ESP कहते हैं, ठीक है, जिसमें 99% पार्टिकुलेट मैटर यदि प्रेजेंट है तो जो एग्जॉस्ट होता है ना, जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है, तो वहां पे एग्जॉस्ट में हम लोग कुछ इस तरह से डिवाइस का यूज करते हैं और पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिमूव करते हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोड वायर का यूज होगा, इलेक्ट्रोड वायर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वहां पे कुछ 1000 वोल्ट का वहां पे बेटा क्या है, करंट होता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल से अटैच्ड हो जाएंगे और उस पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा और फाइनली वो प्लेट पे कलेक्ट करके चार्ज पार्टिकल जो रहते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल प्लेट की तरफ अपने तरफ क्या कर लेगा, वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बेटा, यहाँ पे जो प्लेट के बीच में एयर की जो वेलोसिटी जो होती है ना, वो कम होनी चाहिए। वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है इसके लिए जो ध्यान में रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर जो होता है प्लेट के बीच की, वो लो रहेगी, तब जाके वो डस्ट को अपने तरफ खींचने में वो काम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करें, तो वहाँ पे ESP काम नहीं करता, तो उसके लिए हमें स्क्रबर का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि स्क्रबर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है, वेरी गुड, कितना साइज बताया था मैंने, 2.5 माइक्रोमीटर। तो ऐसे 2.5 क्या माइक्रोमीटर। है, स्क्रबर का यूज करते हैं। स्क्रबर में क्या होता है, देखो ये पिक्चर्स की हेल्प से समझाऊंगा। ये डर्टी एयर को हमने यहाँ से पास किए, जब एयर यहाँ से आगे जा रही होती है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक वाटर और लाइम का स्प्रे जो है ऐसा हम छिड़क देते हैं। तो छिड़कने की वजह से, जैसे कि सपोज ये इतनी एयर है, तो इस एयर में कुछ पार्टिकल यदि प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, वो पार्टिकल में जो स्प्रे किए हमने वो चिपक जाएंगे, चिपकने की वजह से हैवी हो जाएंगे, तो हैवी होने की वजह से यहाँ गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो पास होंगे सिर्फ वो फ्रेश और प्योर एयर ही, यहाँ से क्लीन एयर ही यहाँ से आगे क्या होंगी, पास हो पाएंगी। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये अप्लाई होती है। इसमें समझने वाले पार्ट बेटा यही है, यही कंसेप्ट है। बाकी सारी चीज पॉल्यूशन क्या होता है वो तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। तो स्मॉल पार्टिकुलेट जो रहता है, जो प्रेसिपिटेटर की हेल्प से रिमूव नहीं होता, उसके लिए हमें स्क्रबर का यूज करना होता है। कल्याणी, आपने क्या बोले थे बेटा, कौन सा पार्ट में भूल गया, पूछ लो, क्या पूछे थे आपने? किधर बोले आपने, कहाँ गया? नेगेटिव चार्ज पकड़ के प्लेट पर अट्रैक्ट होगा, ये वाला बोल रहे हो ना बेटा आप? हेलो, हाँ हाँ, ऐसे होगा ना बेटा। क्या हुआ, देखो यहां से डर्टी एयर आई, डर्टी एयर में यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकुलेट मैटर है। जब यहाँ से गया तो जो इलेक्ट्रॉन बीम जो पास हुई है, उसने उसके तरफ ऐसा पकड़ लिया उसको, तो नेगेटिव चार्ज बन गया। यहाँ से जब आगे जा रहा है तो प्लेट पॉजिटिव है, तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको अपने तरफ खींच लिया, तो यहाँ से जो एयर जाएंगी वो प्योर एयर जाएंगी। इस तरह से प्रोसेस होती है। समझ गया बेटा कल्याणी? चलो, और किसी कुछ डाउट? नो सर। ओके ग्रेट। ईश्वरी बेटा देखो, यहाँ पे स्मोक स्टेक्स मींस जो इंडस्ट्री की जो चिमनी होती है ना, वहां से जो धुआं निकलता है वो स्मोक स्टेक्स कहलाता है। और स्मेल्टर्स मींस जैसे कि जो क्या कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको, स्टोन्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मेटल आयन, मेटल्स जो होते हैं, तो मेटल इंडस्ट्रीज में उस मेटल को हम क्या गलाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसमें हम स्मेल्टर्स का यूज करते हैं, तो उससे जो टॉक्सिक गैसेस जो निकलती है, ठीक है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। यस सर। चलो, तो फाइनली आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ये हमारा एयर पॉल्यूशन था जो कंप्लीट हुआ, और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमको ESP, स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर हमें याद रखना है। और साथ ही साथ इसमें हमको अगेन एक और चीज याद रखने वाली है, कौन सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 में जो लॉन्च हुआ था, वो वाला पार्ट। बाकी डिसीज वाला और अफेक्ट वाला पार्ट कैसे होता है, ये तो सारी चीजें आप आसानी से पढ़ लोगे और आपको याद भी रहेगा। कंसेप्ट समझा हुआ रहा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारी चीजें ऐसे ही याद रहने वाली है। ओके, चलो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नॉइज मींस, देखो इसको भी जनरली एयर पॉल्यूशन में ही कंसीडर किया गया है, क्योंकि नॉइज भी हमारे ईयर में जो जा रही है वो एयर की हेल्प से ही जा रही है, तो इसको भी एयर पॉल्यूशन में ही कंसीडर किया है। क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन मींस
ऐसी आवाज जो हमारे लिए, जो साउंड जो होता है एक अनवांटेड साउंड होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग, अनवांटेड जो साउंड है, जो हमारे नॉर्मल मेंटल एबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये क्रिएट करता है नॉइज पॉल्यूशन। आप जानते हो नॉर्मली हमें, ठीक है, कितना साउंड जो है प्रीफरेबल होता है। आपको एक और चीज बता देता हूं, साउंड जो है इसको हमको मेजर करना है, तो इसका यूनिट क्या है बेटा, dB, वेरी गुड। व्हाट डू मीन बाय डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, क्या होता है इसका मतलब, वेरी गुड, क्या कहलाता है बेटा ये, डेसिबल। तो डेसिबल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जो नॉर्मल हियरिंग जो होता है हमारा, वो होता है बेटा 30 से लेकर 60 डीबी का, ठीक है। अब आप हर्ट्ज में बता रहे हो, अच्छी बात है, बट हम बायो पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स नहीं, ठीक। तो 30 से 60 डीबी जो है, ये हमारा नॉर्मल जो कन्वर्सेशन जो होता है, जो हमारा साउंड का इंटेंसिटी हम देखें तो 30 से लेकर 60 डीबी का होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको, नॉर्मल है हमारा। लेकिन यदि हम इस साउंड को 80 डीबी तक के यदि पहुंचा दें, ठीक है, या इससे ज्यादा हम बढ़ा दें, तो वो कॉज करता है नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। आपने देखे होंगे जैसे एयर जेट वगैरह का भी आपने साउंड देखे होंगे, जो कि 140 डीबी तक के होता है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए बेटा, नॉइज जो है अनडिजायर्ड हाई लेवल जो साउंड होता है, वो नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। और इसी तरह से जैसे ही नॉइज पॉल्यूशन आया, हमारे इंडिया ने अगेन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में ही आ गया था, बट बाद में 1987, किसके बाद 1986, जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया था, उसके जस्ट बाद इसको अमेंडमेंट किया और इसको एयर पोल्यूटेंट में इंक्लूड किया नॉइज को भी, ठीक है बेटा। किसका माइक ऑन हुआ बेटा, ऑफ कर दो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, निकिता खरे, ओके। तो नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या क्या देख लिए, थोड़ा से हम पार्ट्स इसमें समझ लेते हैं अगेन। क्या चीज बेटा, 1981 में नॉइज पॉल्यूशन एक्ट जो है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, ये आया था। बट 1987 में इसको अमेंडेंट किया, मॉडिफाई किया, और नॉइज जो है इसको एयर पॉल्यूशन में ही क्या है, कंसीडर किया गया है, ठीक। अब नॉइज पॉल्यूशन के यदि हम अफेक्ट देखें, तो पहली चीज तो क्या कह सकते हैं हम लोग, साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तेजस्विनी क्या हुआ बेटा, यार मैं देखो आप लोगों की बेनिफिट के लिए म्यूट अनम्यूट एक्सेस दिया था, लॉक ही करना पड़ेगा अभी, ठीक है, ओके। तो साइकोलॉजिकल, ठीक है, हमारे माइंड पे भी अफेक्ट होता है बेटा नॉइज पोल्यूशन यदि ज्यादा रहे तो। आप खुद देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साउंड भले एक बहुत धीमा साउंड भी है, लेकिन कंटिन्यूअसली यदि वो साउंड आते रहा तो वो आपको इरिटेट कर सकता है, ठीक है। हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी जो है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हार्ट बीट या हार्ट रेट की बात कर ले, हमारी ब्रीथिंग की हम बात कर ले, तो इसमें भी अल्टरनेशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मोर देन 150 डीबी का यदि साउंड रहा, ठीक है, कहाँ रहता है इतना बताओ, जैसे कि एयरप्लेन की हम बात कर ले, रॉकेट की हम बात कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हम करता है कि जो हमारा ईयर ड्रम जो होता है ना, डायरेक्टली उसको भी अफेक्ट कर देता है, जिससे टोटल लॉस्ट हो जाता है बेटा हमारे हियरिंग जो है, हम बहरे तक के हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जा रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी अल्टर कर दे रहा है, ओके। साथ ही साथ जो है स्लीपलेसनेस, आप देखना एक साउंड आ रहा है तो
प्रॉपरली हम फ्रीली हम सो पाएंगे क्या? नहीं। हाँ बेटा, डीजे में भी होता है, ठीक है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जनरली 10 या 10:30 के बाद जो है डीजे अलाउ नहीं है, जो साउंड है वो जनरली अलाउ नहीं होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है किस चीज को बढ़ावा दे रही है? नॉइज पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो अब नॉइज पॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन जैसे कि सोर्स जो होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या है। तो पहली चीज तो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। नॉट ओनली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, लाउड स्पीकर्स कह लो, क्रैकर्स कह लो, या फिर इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा जो साउंड आता है वो भी बहुत इरिटेट करता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है नॉइज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट यदि हम देखें तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा बेटा, ठीक है। 150 डेसिबल जो यदि साउंड रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेट प्लेन या रॉकेट में देखने को मिलता है, जो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। क्रोनिक एक्सपोजर मतलब लंबे टाइम तक के यदि बहुत कम नॉइज वाला भी साउंड लंबे टाइम तक के रहा तो भी हमारी हियरिंग एबिलिटी जो होती है उसको डैमेज कर सकता है। नींद नहीं आएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्ट्रेस होगा, ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। ओके, तो अब इसको कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं बताओ? बेचारा पर्सन का क्या हाल है, आप भी जानते हो, आपके साथ भी होता है कई बार इस तरह से। ओके, तो कंट्रोल इसका क्या है? साउंड एब्जॉर्बेंट जो होता है वो यूज कर सकते हैं। जनरली आपने देखे होंगे हॉस्पिटल या घरों में अशोक का पेड़ लगा होता है, आपने जानते हो, वो भी एक बहुत अच्छा साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ओके, या फिर जनरली हॉस्पिटल्स या फिर जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे साउंड फ्री जोन होता है, वहाँ पे हॉर्न वगैरह जो है नहीं अलाउ होता है, आपने देखे होंगे। तो पहली चीज तो बेटा नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हॉर्न फ्री जोन्स, क्योंकि आप जानते हो हॉस्पिटल में कई पेशेंट ऐसे होते हैं हार्ट से रिलेटेड जो सहन नहीं कर सकते, ठीक है। क्रैकर्स और लाउड स्पीकर्स के लिए परमिशन दी जाती है, कितने बजे से कितने बजे तक के आपका ये जो है, या फिर उसका टाइम जो है कितने देर तक आप यूज कर सकते हैं, उसका भी एक लिमिट वहां पे दिया होता है। ओके, अब एक एयर पॉल्यूशन और उसको लेकर के बेटा दिल्ली का एक केस स्टडी दिया हुआ है जो हम देख लेते हैं। वैसे आपने पढ़े होंगे और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो क्या हुआ था। क्या जानते हो बेटा दिल्ली के बारे में? रिस्पॉन्स करेंगे। दिल्ली का केस स्टडी पढ़े आपने, समझ में आया आपको? रिस्पॉन्स में क्विकली। चलो ग्रेट। हाँ, 4th पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कब की बात है बेटा ये हमारे कब की कह सकते हैं हम लोग? 2000 के आसपास, 1990s की बात है। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है, ठीक है, यदि हम देखें तो 4th पॉल्यूटेड सिटी जो है, यदि कि हम गुजरात की हम बात कर ले और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इतना सारा जो है ये दोनों सिटी मिला के जितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी उससे ज्यादा 1990s में दिल्ली अकेला पॉल्यूशन जो है वहां पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो वहां पे बेटा जनरली कुछ लोग सीरियस हुए और वहां पे उन्होंने PIL जो है फाइल कर दी। PIL का फुल फॉर्म आता है बेटा, कोर्ट में जो केस होता है पब्लिक इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, लिटिगेशन। तो इसमें जनरली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ सही में ये बात सही है, और फाइनली उस टाइम पे CNG जो है, CNG का फुल फॉर्म भी NCERT में दिया हुआ है, क्या कहते हैं बेटे इसे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और 2002 तक के बेटा जितनी भी बसें हैं वहां पे जो भी व्हीकल्स थे उसमें CNG प्रीफर कर दिया गया। तो काफी हद तक के पॉल्यूशन को उस टाइम पे कंट्रोल किया गया था, ठीक है। और CNG के क्या बेनिफिट है थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब ये तो केस स्टडी हो गया दिल्ली का, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए बेटा जो व्हीकल्स हैं उसके कुछ यहाँ पे टाइप्स, ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स जो आज के टाइम पे लॉन्च हुई है, चाहे फोर व्हीलर्स की हम बात कर लो, 3 व्हीलर्स या फिर 2 व्हीलर्स,
तो इसमें बेटा जो BS4 भारत स्टेज जो होता है 4, ये सभी में एक साथ लॉन्च किया गया था, जो इंजन है उसमें सुधार के लिए। और ये बेटा कब, ये अप्रैल 2017, सारे के सारे जो हैं एक साथ। अब अप्रैल 2000 देखो, BS4 ये होता 4 और अप्रैल 4th मंथ होता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये लॉन्च किया था। बट अभी आप देखिए 2020 से और 2021 में जितना भी आपके पास जो व्हीकल आ रहा है 2020 से ही चेंज हो गया, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास BS6 इंजन अवेलेबल है, और जितने भी जो कार या फिर बाइक या व्हीकल्स आ रही है वो BS6 की आ रही है। बट एनसीईआरटी ने ये सब मेंशन नहीं किया है, तो हम इधर नहीं जाना है। जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है हम वही जाएंगे। पहले यूरो चलता था बेटा, ठीक है, नॉर्म्स चलता था, ये सब इंजन के टाइप से बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्या कह सकते हैं, ये यूज होते थे कि किस तरह से जनरली व्हीकल्स जो है, ठीक, क्योंकि देखो हम टाइम टू टाइम अपने व्हीकल्स में पॉल्यूशन PUC कराते हैं, ठीक है, कितना पॉल्यूशन है वहां पे, और वो सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, फिर इस तरह से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बेटा, ऐसा इंजन का कुछ नाम नहीं है और उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली BS4 ही बोलते हैं। ओके, वो नाम ही है भारत स्टेज 4, ठीक है बेटा, ग्रेट। फिर उसी के साथ साथ कुछ लॉज बेटा और क्या है, पॉलिसीज आई इंडिया में, जो भी व्हीकल पॉल्यूशन जो है उसके कंट्रोलिंग के लिए। तो कुछ लॉज और जो भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो पॉलिसीज आई है उसे हम लोग समझ लेते हैं कि क्या पॉलिसीज थी और क्या क्या यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि वही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जिसमें कट डाउन जो भी वेहिकुलर पॉल्यूशन जो हो रहा था हमारे इंडिया सिटी में उसको हटाया गया, ठीक है। इंजन चेंज किए गए, यूरो 2 नॉर्म्स जो होता है, मतलब यहाँ पे जनरली 350 ppm डीजल में या फिर 150 ppm पेट्रोल जो होता है, ठीक है, जिसमें सल्फर कंटेंट होता है, इसको कम करके डायरेक्टली 50 ppm तक के करना। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 42% होते हैं, इसको भी रिड्यूस करके 35% करना और इंजन को अपग्रेड करना, ये पॉलिसी को शामिल किया गया, जिसकी हेल्प से बेटा काफी हद तक के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया है। लेकिन फिर भी आज की हमारी एयर जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बेटा, ठीक है, जैसी पहले थी वैसी नहीं है, ठीक है। हम खुद इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो ट्री जो फॉरेस्ट होता था वो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करते थे, वो तो अब रहे ही नहीं। आप अपने आसपास सिटियों में देखो क्या हाल है, ठीक है, बहुत कम ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि वहाँ पे 1000 ऑफ पीपल रह रहे हैं और 1000 ऑफ पीपल के बीच में 4 से 5 आपको ट्री देखने को मिलेंगे, तो क्या ये सही है? नहीं है। ओके, और यही सारी चीजें जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और डिफरेंट टाइप के डिसीजेस को आज के टाइम पे जो है अफेक्ट कर रहा है। अभी आप तो, अभी चलो आपका एज उतना ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जा रहा है बेटा, और एक लेवल के बाद आपको खुद को फील होगा कि नहीं यार सही में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये चीज पहले के लोगों को मैं देखना कुछ नहीं होता था उन्हें, तो हम खुद ही बेटा आज के टाइम पे, ठीक है, अपने एयर को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। चलो, तो ये फाइनली था हमारा एयर पॉल्यूशन, बट वाटर के से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमें देखना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली जो सीवेज है और ये वाटर जो इतना गंदा दिख रहा है हमें, ठीक है, इसका पॉल्यूशन क्या है, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके कॉजेस क्या होते हैं और इसका कुछ केस स्टडी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, सारी चीज़ें क्लियर है बेटा? एनसीईआरटी का ये वाला जो लाइन है ना बेटा कल्याणी, इसमें यही बताया हुआ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फ्यूल्स जो होता है ना, ठीक, उसमें सल्फर कंटेंट कितना होता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करना, या फिर एरोमेटिक कंटेंट मींस क्या है, एरोमेटिक सल्फर जो होता है डीजल और फ्यूल में, उसको कम करना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, ठीक, उसको हटाना, ये उस पॉलिसी में शामिल किया गया है, यही दिया बेटा। बाकी लोगों को समझ में आ गया? शुभम बेटा, हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसका बेस्ट वे यही है कि जितना भी ज़्यादा ट्री और प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, वही सबसे बेटर वे है। हमें अपने आप को और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है
उसको सेव रखने के लिए। ओके, और दूसरी चीज जो भी पॉल्यूशन हो रहा है या जो चीज जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए उसको रोका जाए, जैसे वाटर है ना, वाटर को भी हम खराब कर रहे हैं। ओके, समझ गया बेटा? ओके, तो हाँ बेटा, आप गंगा, यमुना, जो भी रिवर है, चाहे नर्मदा में जाओ, ताप्ती में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कृष्णा, गोदावरी, सारी रिवर के ऐसे ही हाल मिलेंगे आपको। तो ये देखो बेटा, ये हम लोग ही तो कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो इन लोगों को समझाया। आप बोलोगे सर हम तो वहां नहीं गए, तो हम घरों से रह के भी बेटा खराब कर रहे हैं वाटर को। भाई हमारे घरों से ही जाके फाइनली यहाँ पे छोड़ दिया जाता है वाटर। ओके, वाटर, एयर को हम खराब करते, प्लास्टिक जला देते, हम क्या क्या नहीं जला देते, तो उससे भी तो एयर खराब हो रही है, नॉइज। ठीक है, हमारे हाथ में जितना है उतना तो हम कर सकते हैं, और पॉल्यूशन को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। चलो, तो फाइनली सीवेज जो है क्या होता है, ये हमने छोटा सा एक पार्ट, और उसका ट्रीटमेंट ये हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में देखे थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अभी यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो पहली चीज तो देखो बेटा, ह्यूमन जो है ये बहुत ज्यादा एब्यूज कर रहा है वाटर बॉडीज का। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे वेस्टेज जो है वो उस वाटर में मिला देता है, और वो सीवेज की हेल्प से फाइनली ये, यदि विदाउट ट्रीट इसको रिवर में छोड़ दिया जाए तो फाइनली क्या होगा, जो हमारी एक्टिविटी है, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, रिवर, एस्टरीज, ओशियंस, सभी पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये देखा तो अगेन उन्होंने इसको भी लेकर के एक बिल पास किया, और बिल जो पास किया बेटा 1974 में एक बिल पास कर दिया था कि डायरेक्टली बेटा जो सीवेज है उसको रिवर में ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो वाटर जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो है एक्ट 1974 में, जिसकी वजह से जो भी हमारे जो रिसोर्सेस हैं वाटर का उसको कंट्रोल करना। तो पहली चीज तो बेटा डोमेस्टिक सीवेज, एक वाटर की यदि हम बात करें ना बेटा, तो उसमें 0.1% इम्प्यूरिटीज भी रहा ना तो वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता, सिर्फ इतना। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिसमें इम्प्यूरिटीज में क्या क्या आती है, तो एक सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिजोल्व मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो 0.1% इम्प्यूरिटीज वाटर यदि रहा, वो डोमेस्टिक सीवेज जो ह्यूमन यूज के लिए नहीं रहता, जिसमें एक तो सस्पेंडेड सॉलिड, सैंड, स्लीड और क्ले हो सकता है, कोलाइडल मटेरियल फीकल मैटर हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, क्लॉथ हो सकते हैं, पेपर फाइबर्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ जो डिजोल्व मटेरियल जैसे अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रेट हो गया, ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से टोटल हमारा जो वाटर है बेटा वो उसमें 0.1% इम्प्योरिटी रहने के बाद, यदि हम इसको एक सिंपल एक ग्राफ से समझे तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट 100% है, और इतना जो इसमें इम्प्योरिटीज है, और ये इतना कंप्लीट हमारा प्योर वाटर है। लेकिन इतनी इम्प्योरिटीज भी उसमें मिल गई तो ये वाटर हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। ओके, ऐसा एनसीईआरटी ने आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो फाइनली देखिए, वाटर तो हो गया खराब। अब ये जो वाटर पॉल्यूटेड हो गया, तो अभी इसमें देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी डोमेस्टिक सीवेज की हम बात करें, उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, और वाटर जो होता है उसका अपना खुद का एक क्या कह सकते हैं बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जिसे डीओ कहते हैं। ठीक है, डीओ मीन्स डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक, ये वाटर का होता है। लेकिन यदि मान लो ये इसमें पॉल्यूशन हो गया, तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन जितना अमाउंट है वो कम होने लगता है। डीओ, इसको मेजर किया जाता है बेटा, एक मीटर होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। ऑक्सीमीटर की हेल्प से डीओ को मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन टाइप से ग्राफ बनाया हुआ है, ये एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला, थ्री टाइप से यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बताया हुआ है बेटा जो भी पॉल्यूटेंट का है। पॉल्यूटेंट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये जो बीओडी है पहले बहुत कम थी। बीओडी क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पढ़े हम लोगों ने, आपको याद होगा। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज किए तो बीओडी जो है बेटा, ठीक है, कौन सा वाला था हमारा, सॉरी, ठीक है, ये बीओडी नहीं है, गलत बता दिया मैंने, ये डीओ है। ये क्या है, ये डीओ है। तो अभी जैसे ही सीवेज डिस्चार्ज यहाँ पे ऐड हुआ तो डायरेक्टली जो है क्या कह सकते हैं,
एक मिनट, हाँ क्या चीज चल रहा है हमारा, सही बताया था मैंने, सही बताया, सॉरी सॉरी। हाँ यहाँ पे हमारा जो है ये वाला कलर है ना, तो ये किस चीज को बता रहा है, बीओडी को बता रहा है। तो बीओडी पहले कम है, लेकिन सीवेज डिस्चार्ज जैसे ऐड किया तो बीओडी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। डीओ पहले ज्यादा था, लेकिन सीवेज जैसे ऐड किया तो डीओ क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, यहां पे हुआ ये कि सीवेज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर थे, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उसने उसको तोड़ने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उस वाटर में जितना भी घुला हुआ डिजोल्व ऑक्सीजन था उसको यूज कर लिया। तो यूज करने की वजह से बेटा क्या हो गया, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन बीओडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो, बीओडी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, जो भी फीसेस वहां थी वो किल हो जाएंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीवेज वाटर वहां पे ऐड कर दिया गया है। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद जब बैक्टीरिया ने उसको यूटिलाइज किए, यूटिलाइज करने के बाद फाइनली बीओडी कम हो जाएगा और डीओ बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से जो भी क्लीन वाटर हुआ तो ऑर्गेनिजम्स का वहां पे रीअपेयरेंस जो है देखने को मिलेगा। ये वाला ग्राफ समझा गया बेटा सभी को, ये वाले ग्राफ में प्रॉब्लम आती है, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, वाटर वाला बहुत लेंथी पोर्शन है और ये आज हमें कंप्लीट करना है, कल हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, रिमूवल ऑफ डिजोल्व मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या टॉक्सिक मेटल आयन, ठीक है, इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पहली चीज तो कल्याणी बेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन एंडिंग में कैसे बढ़ा, देखो बेटा वाटर का अपना खुद का एक डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे थे और जैसे ही उसको यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज्यादा मिला, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन यूज करना चालू किए। ऑक्सीजन यूज करना जब चालू किए तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया और बीओडी बढ़ गया। लेकिन एक टाइम के बाद जब ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली उसने तोड़ दिया है, तो तोड़ने के बाद फाइनली लास्ट में क्या होगा, बीओडी कम हो जाएगा लेकिन उसका डीओ बढ़ जाएगा। ऐसा बड़ा बेटा कल्याणी, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। और कोई है बेटा जिससे डाउट है कुछ, चलो ग्रेट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी डिजोल्व मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड या टॉक्सिक मैटर है उसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या होंगे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये डिकम्पोज होते हैं। तो अमाउंट जो है, ये जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है इसको तोड़ने के लिए जितना वहां पे क्या बेटा ऑक्सीजन यूज होगा उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मींस अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं तो किससे मेजर करेंगे हम, बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। फिर अब एक इंडस्ट्रियल वेस्ट हम देखें या फिर डोमेस्टिक सीवेज, आप देखो यहाँ पे ये वाटर जो है ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप से दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लूम्स दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये, एल्गल ब्लूम्स है। जानते हो क्या होता है ये जनरली जो ओलिगोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स यदि कम रहा तो ये एल्गल ब्लूम्स कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा रहा, मतलब ये सीवेज था ना, तो इसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो थे लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी न्यूट्रिएंट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और न्यूट्रिएंट यदि ज्यादा बढ़ गया तो ये यूट्रोपिकेशन को प्रमोट कर रहा है, एल्गी की ग्रोथ को ये प्रमोट कर रहा है। पहले नॉर्मल वाटर में भी बेटा यदि प्योर था तो धीरे धीरे एल्गी बढ़ती थी, लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यदि प्रेजेंट रहेंगे तो एल्गल ब्लूम्स जो रहेंगे वो क्या होंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग द बायोडिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जब उस कंपोनेंट को डिग्रेड कर दिया तो ऑक्सीजन को उसने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने की वजह से क्या हुआ बेटा, इसका रिजल्ट डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यदि कम रहा तो बेटा वहां पे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो जाएगा। समझ में आ गया, ये एक चीज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे। फिर जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट वहां पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वहां पे क्या कह सकते हैं सीवेज था, तो सीवेज में इंप्योरिटीज थी,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उतना ज्यादा उसको डिग्रेड किया, डिग्रेड करने की वजह से उसका न्यूट्रिएंट जो है वो बढ़ गया, न्यूट्रिएंट बढ़ने की वजह से एल्गी वहां पे ग्रो कर जाएगी बहुत तेजी से। ज्यादा न्यूट्रिएंट है तो एक्सेस ग्रोथ होगा किसका बेटा, प्लैंक्टोनिक एल्गी, जिससे कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। इसमें बेटा एक एल्गी है जिसका नाम मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है, माइक्रोसिस्टिक। क्या नाम है बेटा एल्गी का, एल्गी का नेम है माइक्रोसिस्टिक एल्गी। ये बेटा टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है। मींस एक तो ये जो एल्गल ब्लूम्स है इसने वाटर की क्वालिटी को क्या किया बेटा, खराब कर दिया, डिटोरिएट, ये वहां पे टर्म यूज किया, डिटोरिएट द वाटर क्वालिटी। रिजल्ट क्या होगा, फिश का डेथ हो जाएगा, फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, समझे। कुछ ब्लूम्स जो है बेटा फॉर्म करती है एल्गी जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है। तो टॉक्सिक एल्गी का मैंने नेम बता दिया, क्या है टॉक्सिक एल्गी का नेम, ये है। ओके, याद रहेगा, आगे बढ़े। ओके, फिर इसके बाद बेटा ये तो एक कंडीशन हो गई। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो एक्वाटिक लाइफ जो खतरे में आई है किसकी वजह से आई है, जलकुंभी, वाटर हाइसियांत कहते हैं जिसे, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इकोर्निया, फुल नेम क्या है इसका, इकोर्निया क्रेसिपिस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड्स है बेटा, जिसकी फ्लावर की ब्यूटी, उसकी वजह से लवली फ्लावर और उसका लीफ भी बहुत अच्छा था, ठीक है, उसकी वजह से इसको हमने लेके आए। और जैसे ही इसे इंट्रोड्यूस किए हमारे इंडिया में तो इसने क्या किया, जो हमारा वाटर वे था उसको ब्लॉक कर दिए, ठीक है। इसमें मतलब इसकी ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी थी ना वो बहुत फास्ट ग्रो करती थी, और इसको खाने वाला कोई भी प्रीडेटर स्पीसीज नहीं था, और प्रीडेटर स्पीसीज नहीं है तो ये बहुत तेजी से ग्रो किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड्स के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। मींस तेजी से ग्रो किया और फिश वगैरह का कंप्लीटली वहां पे डेथ हो गया। ओके, जो सीवेज हमारे घरों से या हॉस्पिटल से जो निकलता है उसमें पैथोजन तो होते ही है, और वो पैथोजन को यदि हम डायरेक्टली इस तरह से रिवर में मिला दिए तो और रिवर से वापस बेटा वो वाटर हमारे पास वापस रिटर्न आता है, उससे डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉइंटिस, कोलेरा, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, समझे। जो भी सीरियल डिसीज जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हमने अपनी जो है खुद की गलती की वजह से या ज्यादा होशियारी की वजह से हमने अपनी वाटर की क्वालिटी को खराब कर दी है, ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब कर दिए, साथ ही साथ एक्वाटिक लाइफ भी खतरे में आ रही है, ठीक है। तो वाटर में देखो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं बेटा, जैसे डीडीटी हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, मर्क्यूरी होता है, आपने नाम सुने होंगे, मिनीमाटा डिसीज होता है बेटा, जनरली फिश में देखने को मिलता है, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इनकी वजह से बेटा ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनकी वजह से कुछ ना कुछ डिसीज होती है, ठीक है। जैसे मर्क्यूरी की हम बात करें, जो हैवी मेटल्स जो होता है और इसके हम इफेक्ट्स देखें तो एक मिनीमाटा डिसीज जो कि फिश और फिश में एकुमुलेट होने के बाद फिर हमारे बॉडी तक के पहुंचता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली क्या है, जब हमारे बॉडी में आएगा तो हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसको डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, ठीक है। कैडमियम की हम बात करें तो कैडमियम जो होता है, कैडमियम से एक इटाई इटाई डिसीज होता है, नाम सुने आपने, ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जाता था, अभी पूछे या नहीं पूछा आई डोंट नो, बट मालूम होना चाहिए। एक इटाई इटाई डिसीज कैडमियम की वजह से होता है। ओके, दो ही डिसीज आप याद रखो, लेड जो होता है हमारे लीवर किडनी को डैमेज करता है, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। पीबी होता है ना, लेड का सिंबल क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, मैंने कई सालों से छोड़ दिया हूँ। ओके, तो ये डायरेक्टली क्या है बेटा, हमारे लीवर हो गया, किडनी हो गई और हमारा ब्रेन, इसे क्या है डैमेज करता है। तो ये कुछ डिसीजेस है जो कि जनरली हैवी मेटल्स की वजह से होती है। ओके, फाइनली नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहां तक के सारा पोर्शन सभी लोगों का क्लियर हो गया बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे, इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं। बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन क्या है वो हम देखेंगे अभी। चलो वेरी गुड, फास्ट हो गया ना हमारा चैप्टर, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। अब इसको ही लंबा खींचेंगे तो बहुत लंबा खींच सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं है, नीड नहीं है उसकी। बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हम लोगों के 11th के, उस पर हम टाइम देंगे फिर इसके बाद, ठीक है बेटा। एक बार हैंड रेस करेंगे बेटा, भंडारा और सदर ब्रांच के स्टूडेंट कितने हैं अभी हमारे पास, उससे एल्केम का भी अंदाजा लग जाएगा कितने। रेज योर हैंड बेटा क्विकली,
गामिनी है, निधि है, साइली है, ओनली 3 स्टूडेंट, ओनली 3, भंडारा एंड सदर दोनों मिला के। संचाली, ओनली 4 स्टूडेंट। लगता है बाकी लोगों का पढ़ के हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। आपका ऑफलाइन क्लास चालू हो गया क्या बेटा? गामिनी, निधि, निधि आप भंडारा से हो, गामिनी आप भी शायद भंडारा से हो, साइली, संचाली आप लोग भी भंडारा से हो क्या? ऑफलाइन क्लास चालू हुआ था ना आप लोगों का, नहीं हुआ? चालू हो गए? कल से होगा। गामिनी, साइली नहीं हुआ? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो गया, कोई बोल रहे नहीं हुआ। कल से होने वाला है। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। आज डिस्कशन हुआ। गए थे क्या आप क्लास में? गए थे? मैथ्स का हुआ था ओनली? चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, इसलिए स्ट्रेंथ कम दिख रहा है मुझे। कल से होने वाली है ऑफलाइन में। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो तो कल आपका ये फाइनली 12th वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद ऑफलाइन में जो रिमेनिंग है आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बाकी मैं भी आप लोगों का जो भी है क्लास में ले लूंगा, बट सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहेंगे वो लेने वाला हूँ। तो यदि आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस इज योर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा लिविंग वर्ड जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, छोटे चैप्टर है बेटा, एक एक क्वेश्चन आता है वहां से, तो उसको भी हम इन्वायरमेंटल इशू जैसे ही कंप्लीट करेंगे। समझ गए? तो छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन आता है, तो उसको लंबा खींचने का नीड नहीं है, डायरेक्टली हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों का टास्क है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ड को पढ़ लेंगे। ठीक है। और प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, एग्जाम्पल्स वाला पार्ट है, याद करने वाला है। जो समझाने वाला होगा वो तो मैं समझा ही दूंगा, बट फिर भी एग्जाम्पल बेस्ड है, ट्रिक वाले पार्ट है, जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़े उसके समान है। तो 3 चैप्टर ऐसे बेटा एज इट इज सिमिलर आज के चैप्टर के समान, तो उसको हम उसी तरह से देखेंगे। जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा ताकि आपको रिवीजन के लिए प्रॉपरली टाइम मिले। ओके। और बाकी की जो रिमेनिंग है उसमें भी हम फिर अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे जो भी रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले किए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है ये हम देखते हैं बेटा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डीडीटी की बात करते हैं। ओके। तो डीडीटी जो होता है बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, और जनरली जो हमारे फैट कंटेनिंग जो टिश्यू होता है वहां पे ये एक्युमुलेट होता है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्युमुलेट हो रहा है। तो एक्युमुलेट होना इसे बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है। ये स्टार्ट तो बहुत कम लेवल से होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.003 ppb, कई अरब, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगा, लेकिन फाइनली जब ये फिश ईटिंग बर्ड तक के पहुंचता है ना, तो 25 ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में 25 पार्टिकल्स जो है डीडीटी के मिलेंगे। इतना ज्यादा कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है। और हाई कंसंट्रेशन यदि डीडीटी का रहा तो डायरेक्टली जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड की ही हम बात कर ले, तो उसमें जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है उस पर अफेक्ट करता है। तो बर्ड के जो एग जो होता है ना उसका सेल, तो इसकी कोटिंग कुछ इस तरह से हार्ड रहती है, बाद में चल के ऐसी पतली हो जाती है, तो ऐसे ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझते बेटा क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। मींस एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एंट्स, जैसे मरकरी हो गया, मर्क्यूरी और डीडीटी, एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन है उसकी हेल्प से आगे बढ़ते जाएगा। ये मेटाबोलाइज नहीं होता, ना ही इसे एक्सक्रीट कर सकते हैं, और ये पास होते होते एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक के बढ़ते जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाटर में था, वाटर बॉडी में सबसे पहले जू प्लैंकटन ने से खाए, तो वाटर बॉडी में देखो ये कितना था, तो ये वाटर बॉडी में 0.003 ppb, ppm में देखो ये यूनिट दिया हुआ है 0.0000003 ppm, ये याद रखना है आपको। फिर जू प्लैंकटन ने लिए तो जू प्लैंकटन के पास 0.4 ppm, फिर छोटी मछली ने खाई, बड़ी मछली ने खाई, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो 0.5 ppm था, लेकिन बड़ी मछली एक साथ 3-4 फिश को खाएंगी तो ये 2 ppm होगा। और फाइनली लार्ज फिश से लेकर के फाइनली जब यहाँ पे एक जब प्रीडेटर उसको खाता है, ठीक है, एक बर्ड जब उसे खाता है तो 25 ppm तक के बढ़ जाता है। ठीक है, ये 25 ppm है।
जिसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो बर्ड्स में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे एग सेल जो है थीन हो जाएगी और फाइनली बर्ड का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है। इसी की वजह से आप देखो आज के टाइम पे बर्ड बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो देखो हमने कहाँ पे यूज की और कहाँ तक के उसका अफेक्ट हुआ। और आप खुद जानते हैं बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़े हैं, जब एक पॉपुलेशन जब उस पर डिस्टर्बेंस हुआ, एक स्पीसीज यदि डिस्ट्रॉय हुई, तो उसका अफेक्ट आगे आने वाली सारे स्पीसीज पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट यूट्रोपिकेशन हम देखेंगे। यूट्रोपिकेशन मीन्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक नेचुरल एजिंग जो होती है लैक में, जब न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से देखो, पहले देखो ये एकदम क्लीन वाटर आपको दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको देखो यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलती है और पानी जो रुका हुआ पानी सड़ जाता है बोलते हैं ना, तो कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो यंग लैक जो है वहां पे वाटर कोल्ड होता है और एकदम क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ कुछ न्यूट्रिएंट, तो लैक में जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल ग्रो कर रहे थे, उनका डेथ भी होगा। डेथ होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाता है बॉटम, लैक के बॉटम में, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलवर जो वहां पे ग्रोथ जो होता है, या वार्मर वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। और देन फाइनली मार्सी प्लांट जो होता है ये फॉर्म होने लग जाता है, क्योंकि रूट और सेलो, ठीक है, जो ओरिजिनल क्या कह सकते हैं हम, उससे टोटल लैंड जो है वहां पे चेंज हो जाती है। तो इस टर्म को हम कहते हैं यूट्रोपिकेशन। और नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह से यूट्रोपिकेशन होता है। तो नेचुरल यूट्रोपिकेशन जो होगा बेटा बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन वाटर जितना ज्यादा पुराना होते जाएगा उसका न्यूट्रिएंट लेवल उतना बढ़ेगा, और जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा वहां पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होते जा रही है, और फाइनली ये प्रोसेस हमारी वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ओके, तो यूट्रोफिकेशन की कंडीशन देखो, और यहाँ पे वाटर जो है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी वजह से जो होता है जो फास्ट, उसे कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या फिर एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन। मींस हमारी एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज हो गई, उससे जो पानी हम बहाते हैं, तो फर्टिलाइजर रिच जो है वाटर होता है, ठीक है। एक तो डिपेंडिंग जो क्लाइमेट होता है, साइज जो होता है लैक का, या फिर और भी कुछ फैक्टर्स जो है बेटा जो यूट्रोपिकेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे पोल्यूटेंट जो है हमारे घरों से या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर होता है, वो यूट्रोपिकेशन की प्रोसेस को काफी हद तक के बढ़ा देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है बेटा, जो नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट है, वो ज्यादा मिलेंगे, तो एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होंगी। तो वहां पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़े बीओडी और डीओ के साथ क्या वहां पे इफेक्ट होता है ना। डीओ कम हो जाएगा, बीओडी बढ़ जाएगा। सक्सेशन पढ़े थे हमने, वेरी गुड श्रुतिका, एज इट इज ऐसे ही हो रहा है। और साथ ही साथ एक थर्मल पॉल्यूशन भी आता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग, जो हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट होता है ना, पावर प्लांट, वहां से जो वाटर निकलता है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है। और जब इसको हम रिवर में छोड़ देते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे कई एनिमल और कई लाइफ ऐसी थी जो कोल्ड वाटर पर सर्वाइव कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये वाटर आया तो कई हजारों लाइफ वहां पे तबाह हुई, और उसके बाद नीचे की एक लाइफ जो है वो बच सकती है। बट जितने भी जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे, फैक्ट्री से जो हॉट वाटर, क्योंकि कई फैक्ट्री बॉयलर का यूज करती है तो उसमें हॉट वाटर का यूज होता है बेटा, और वेस्ट वाटर को जब बाहर किया जाता है तो कई एक्वाटिक लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज है बेटा जिससे ग्रोथ जो है प्लांट का, ठीक है। जैसे फिश जो है एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में रहता है, बट काफी हद तक के डैमेज हो गया, तो क्या कह सकते हैं हम, जो लोकल फ्लोरा और फौना जो होता है उसमें वहां पे डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यदि हम समझे, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें जैसे कि एक टीम है जैसे फॉर्म के नाम से जाना जाता है। फॉर्म का फुल फॉर्म जानते हो कि क्या है? फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है अरकाटा, जो कहाँ पर, नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। उन्होंने क्या किया जानते हो आप? उन्होंने 60 हेक्टेयर जो है लैंड वहां पे दी, और वहां पे 60 हेक्टेयर लैंड्स में बेटा 6 ऐसे उन्होंने छोटे छोटे उस लैंड में क्या है बेटा
कनेक्टेड मार्स जो है वो बनाए, जिसमें कुछ प्लांट, फंजाई और नेचुरल वे से बेटा उस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वहां पे एक प्रैक्टिस जो कि क्या है, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को लॉन्च किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो है अरकाटा का, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे 6 छोटे छोटे मार्स, ठीक, जिसमें सबसे पहले सेडिमेंट किया जाता है, मतलब हैवी पार्टिकल को नीचे कर लिया जाता है, फिर उसको फिल्टर करते हैं और फाइनली क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं। 2 स्टेज में उसको ट्रीट किया जाता है वाटर को, और जितना भी रिमेनिंग पोल्यूटेंट है उसको डिजोल्व जो रहता है वो हैवी मेटल्स उसको रिमूव करते हैं, जो भी एक मेथड से उसकी हेल्प से। और जो भी बायोलॉजिस्ट है उन्होंने सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्स 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्स लैंड में वहां पे ग्रो किया, जिसमें प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है उस एरिया में, और न्यूट्रलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एसिमुलेट करते हैं उस पोल्यूटेंट को। और इस तरह से वाटर का जो फ्लो होता है मार्स में, देन फाइनली नेचुरल वे से उस वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो है इसमें साथ ही साथ कुछ सेंचुरीज जो है, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जिसमें क्या है, फॉर्म, जो फिश फॉर्म, एनिमल फॉर्म या बर्ड फॉर्म, ये भी वहां पे देखने को मिलेंगे, जिसको फॉर्म के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स, मतलब एक ग्रुप है बेटा जो इसकी देखरेख करता है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, सेफ गार्डिंग जो है प्रॉपर वे से चलते रहे, ये सारी चीजें उस पर देख रेख होती है। और लास्ट में वाटर का एक इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन आता है बेटा, एक इकोसैन टॉयलेट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन एक्सक्रीट करेगा, देन फाइनली उसका जो कंपोस्ट है एक पाउडर के फॉर्म में ला करके कल्टीवेट कर दिया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और फाइनली पर्सन ईट करता है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में भी, केरला में और जनरली श्रीलंका में इकोसैन टॉयलेट का जनरली यूज किया जा रहा है। एक स्पेशल टाइप के टॉयलेट बनाएगा बेटा जिसे इकोसैन टॉयलेट कहते हैं। ये एक ऐसे टॉयलेट होते हैं जहाँ पे एक गड्ढे में इसको जो भी एक्सक्रीट होता है ना उसको स्टोर करते हैं और उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके उसका यूज किया जाता है। मीन्स ह्यूमन एक्सक्रीटरा को भी फर्टिलाइजर की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक टोटल प्रैक्टिकल, हाइजेनिक होता है बेटा, इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो कि ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल है, जिसको रिसाइकल करके हम नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर की नीड नहीं होगी हमें, और इजी वे से हम लोग फाइनली ट्रीट कर पाएंगे वाटर को। समझ में आ गया बेटा इकोसैन का क्या मीनिंग है? सारी चीजें क्लियर हो गई? ओके, तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया था बेटा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, जो कि सेफ गार्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, इसके लिए होता है। वेरी गुड। तो चलो, काफी कम समय में आप लोगों के सपोर्ट की हेल्प से हम लोगों ने आज फाइनली वाटर पॉल्यूशन वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। काफी लेंदी पोर्शन था बेटा ये वाटर वाला। यदि एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो एक कोर कंसेप्ट जो होता है और कोर टॉपिक इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों को और भी कुछ पोर्शंस देखना है बेटा, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, चिपको मूवमेंट जो होता है, बिश्नोई अवॉइड, रेडियो एक्टिव या सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन जो है, ये सारी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो एक सही टाइम के साथ हम लोगों ने आज का फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। किसी के भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, इस बार आपका टेस्ट है क्या कि आपका हो गया है? आपका हुआ ना लास्ट टाइम? कोशिश करेंगे बेटा, हो तो जाएगा, जहां तक कि कंप्लीट कर लेंगे हम लोग सारी चीजें। आप लोग अपना रिवीजन चालू रखो सारी चीजें। ओके, पेपर डिस्कशन के लिए बेटा सिर्फ मुझे 4 स्टूडेंट का ही मैसेज आया। ठीक है, तो जो लोग मैसेज नहीं किए हैं और यदि पेपर डिस्कशन चाहते हैं तो मैं उनको एक और चांस दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों के तो मुझे रिप्लाई मिल गए थे पेपर डिस्कशन के लिए, बट बाकी सभी का नहीं मिला। तो जिसका रिप्लाई मिला मैं उसका पेपर डिस्कशन लेने वाला हूँ। समझ में आ गया? तो भी मैं एक चांस दे रहा हूँ, जो लोग मैसेज करना भूल गए होंगे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि जिसको नीड है बेटा वो आए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। समझे? आपके डाउट है तो आप डाउट पूछ लो, एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो तो एंड करते फिर आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया हूँ, आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, वैसे जिसने मुझसे मांगा मैंने दे दिया हूँ। ओके, और ग्रुप में भी मैंने सारा कुछ अपडेट कर दिया हूँ, और tiny.cc जो हमारा URL है वहाँ पे भी सारा कुछ अपडेटेड है। चलो बाय बाय।
Thanks for joining. Have a great day. Inspiring mind, inspiring life. All the best.